हाँ भाई, मैं खुद बनाता हूँ चाय भाई, क्योंकि मुझे किसी मतलब मम्मी के हाथ की चाय पसंद आती है, लेकिन उनसे बोलो तो वो मना कर देती है मुंह पे, तो बेइज्जती हो जाती है, तो फिर खुद बनानी पड़ती है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। और बहुत होशियारी से आंसर देना, घुटने से आंसर किसी ने दिया ना तो देख लेना। हाय पार्ले जी, कैसे हो यार? पार्ले जी मेरे भाई, कैसे हो तुम? कैसे हो? One eternity later. या तो भाई मैं यही बोलूँगा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माइक म्यूट करके उसे वापस करना भूल जाता हूँ, मेरी मुश्किल यही है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी कोई ऐसा बैठा है जिसने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक, पिछली 4 क्लासेस, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उन क्लासेस को कवर अप करके आओ, सो दैट मैं आगे जो भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और बाकी जितने वॉरियर मेंबर्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। मेरे मैराथन मेंबर्स, तुम लोग तो हफ्ते भर मेरे साथ ही पढ़े रहते हो, सैटरडे संडे को भी पढ़े ही रहते हो, तो कोई बात ही नहीं है। अपन सब साथ वाले लोग हैं, ज़िंदगी अपनी एक साथ कट रही है, तो क्या क्या रह गया? क्या रोज़ रोज़ गुड इवनिंग बोलेंगे? रोज़ रोज़ बोलेंगे क्या? दिन भर तो साथ ही हैं बस, कभी ग्रुप पे पड़े रहते हैं, कभी यहाँ पड़े रहते हैं, अब तो रोज़ का हो गया ठिकाना। एंड जितने भी वॉरियर मेंबर्स देख रहे हैं, उनको ये रिकमेंडेशन है कि पहले के वीडियो सारे देख लीजिए। चलो, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। मोहम्मद सैम भाई भी आ गए, हमारे आर्यन छाबड़ा भाई भी यहाँ पे हैं। हाय पार्ले जी, कैसे हो यार? पार्ले जी मेरे भाई, कैसे हो तुम? कैसे हो? गोला, अरे गोला आ गई, गोला आ गई, गोला आ गई। गोला तुमने नाम एक नंबर रख रखा है। चलो बढ़िया है। तो भाइयों, जितने भी लोग हैं, कृपया करके ध्यान दीजिए। मैं आज आपको करवाने वाला हूं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के अंदर भी आज हम करेंगे जो हमने इनकम मेथड किया था उसको और डिटेल में। तो प्लीज़ प्लीज़ सब लोग अपना जो भी इनकम मेथड का आपने फॉर्मूला लिखा था उसको निकाल लीजिए। नेगी साहब भी आ गए हैं। नेगी साहब ने अपनी जेल में कैद होने वाली पिक डाल दी है। नेगी साहब, हम आपको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, सिचुएशन ठीक होने दीजिए। आप जेल में कैद क्यों हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। बाबा जी के शेर, नहीं भाई, मैं बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं कर सकता भाई। आपने इतनी प्यारी डीपी लगा के रखी है, आपके दांत इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर दूं भाई? बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता यार। मुकेश मित्तल भाई, वेलकम टू द फैमिली। हाँ, बहुत हो गया। नाउ मुझे अब चैट सेक्शन थोड़ा सा ठंडा चाहिए। प्रीति शर्मा, वेलकम यार। सो सॉरी मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई एम वेरी सॉरी भाई। चलो, सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार। फिर से अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है? तो सब लोग कॉपी निकाल लो, और मैं चाहता हूं कि आज कुछ न्यूमेरिकल्स करो तुम मेरे साथ बैठ के। मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता जाऊंगा, तुम लोग साथ में न्यूमेरिकल्स लिखोगे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी बताने जा रहा हूं जो तुम्हें किसी टीचर ने कभी नहीं बताई होगी, और तुम्हें सोच के लगेगा यार ये बाबा जी हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हैं। सी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स। मुझे चैट सेक्शन शांत चाहिए अब। कुछ ऐसे चैप्टर्स रहेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, और कुछ ऐसे चैप्टर्स रहेंगे अकाउंट्स के अंदर, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। एंड द ओनली रीजन मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठना चालू हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक चीज़ अभी नहीं जानते हो, और इसी चीज़ के लिए आप बच्चे हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और 2 मिनट की कहानी है, सुन लेना। मैं अपने पापा पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था, बिकॉज मेरे टीचर मेरे पापा ही रहे हैं। ही हैज़ बीन इनटू टीचिंग फॉर लाइक 22 ईयर्स। उन्होंने 22 ईयर्स टीचिंग की है। और जब भी मैं उनके साथ बैठता था तो एक चैप्टर हुआ करता था स्पेसिफिकली, चलो एग्जांपल ले लेते हैं नेशनल इनकम का। मैं उनको बोलता था, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है पापा, मेरे को फालतू में मेरा टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो आप मुझे क्वेश्चन क्यों लिखवा रहे हो? मैं फालतू में बैठ के क्वेश्चन क्यों लिखूँ जब ऑलरेडी मेरा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है? उन्होंने मुझसे बोला, तुम इस चीज़ को समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँगा तो भी तुम्हें लेजीनेस ही लगेगी कि यार दोबारा से क्यों वही क्वेश्चन को लिखना, इससे अच्छा तो मैं आंसर कर दे रहा। और वहीं पे जो तुम्हारी लेजीनेस है वो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बनेगी और बोर्ड में गलतियां करवाएगी। मैंने कहा ठीक है यार, पापा हैं, कोई और टीचर होता तो शायद मैं एक बार इग्नोर भी कर देता। मैंने कहा यार पापा है, नहीं सुनना तो ज़रूरी है। आई स्टार्टेड राइटिंग नेशनल इनकम क्वेश्चंस, एंड बिलीव मी, उसके कारण मेरी होल्ड क्वेश्चंस पे इतनी स्ट्रांग हो गई, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि हर क्वेश्चन में क्या वेराइटी है, क्या डिफरेंस है। बिकॉज अगेन मुझे ये चीज़ें सिखाई जा रही थी, मुझे ये चीज़ें बताई जा रही थी, मैं लिख के चीज़ें कर रहा था।
और मैं इतना खुश था उसके बाद, बिकॉज अगेन आई स्कोर्ड 99 इन इकोनॉमिक्स. वो 1 मार्क मुझे ही मालूम है क्यों था, बिकॉज मेरा ग्राफ गलत गया था. आई स्कोर्ड 99 इन इकोनॉमिक्स एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माई फादर अगेन, बिकॉज ही टॉट मी समथिंग डिफरेंट जो कोई और टीचर कभी नहीं सिखाता. नो टीचर विल टेल यू टू राइट अ क्वेश्चन, ऑल्दो बोलेंगे कि लिख लो, लेकिन कभी रीजन नहीं बताएंगे. लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रीजन बताया. यस, देयर इज अ रीजन, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाते हैं और आपका दिमाग एक्सरसाइज हो जाता है, आपके दिमाग में चीजें बस जाती हैं और आपको दोबारा कभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप हर चीज का मीनिंग जानने लगते हो. सो प्लीज जिसको भी मेरी पढ़ाने का तरीका डिफरेंट लगे, थोड़ा अलग लगे, प्लीज बेयर विथ मी, बिकॉज मैं तुम लोगों को आज वो चीजें सिखाऊंगा या आने वाले पूरे साल भर में ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा विच विल अमेज यू एंड मेक मी डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, बट अल्टीमेटली दैट विल एंड अप इन गुड रिजल्ट. तो इसलिए मेरा साथ देना, और अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो पूरी खुशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो क्वेश्चंस लिखना. एनफ लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में करवाने से पहले सब लोगों को फॉर्मूला याद होगा, तो मैं एक बार फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं. मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बीच से लिखूंगा. मैं आपको बताऊंगा कि भैया एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज़ें लगती हैं. ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लास्ट टू लास्ट क्लास में कर चुके हैं. बेसिकली हम ये कवर अप कर चुके हैं. तो इससे होने वाली इनकम होती है रेंट एंड रॉयल्टी, इससे होती है कॉम्पनसेशन. अगर मैं एक और बार लिख सकता हूं तो आप लोग भी एक बार कॉपी में लिख सकते हैं. और जितने भी मैराथन मेंबर्स हैं, जितने भी वॉरियर मेंबर्स देख रहे हैं, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देता हूं, कोई फ़ायदा नहीं है ग्रुप में होने का अगर ये जो चीज़ें आज मैं तुम्हारे सामने अभी लिख रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं लिख रहे हो और ग्रुप पे शेयर नहीं कर रहे हो. जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, जो भी नोट्स तुम सबने बनाए हैं, आई नीड यू ऑल टू सबमिट दोज नोट्स. पिक क्लिक करो, जो आज बनाए डेट होनी चाहिए, पिक क्लिक करके ग्रुप पे आ जानी चाहिए, वरना मैं एक एक करके निकालना चालू कर दूंगा ग्रुप से अगर मुझे नहीं मिलते हैं नोट्स. तो कैपिटल से होने वाली इनकम को इंटरेस्ट बोला गया था, और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम को क्या बोला गया था? प्रॉफिट. याद आ गया. अगर मैं बताऊं तो मैंने ये बोला था कि ये जो पूरी इनकम होती है ये डोमेस्टिक इनकम होती है, यानी ये इंडिया के अंदर की इनकम होती है. तो इससे जो आंसर आता है वो कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अगेन मैंने पिछली क्लासेस में फैक्टर कॉस्ट का पूरा मतलब तुम लोगों को समझाया था. व्हाई द हेल इट इज बीइंग टर्म्ड एज फैक्टर कॉस्ट. धोखा हुआ नहीं सर, अभी धोखा होगा ना. बिल्कुल सही बोला रौनक अरोरा ने, बिल्कुल सही बोला, धोखा नहीं हुआ. अरे धोखा होगा ना यार. अरे यार शिट यार, मैं उसको सीक्रेट रख रहा था ना यार. अभय द्विवेदी, सॉरी रौनक अरोरा भाई यार, तुमने यार पोल खोल दी यार. शिट, चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो एनडीपी एट एफसी जब लिखेंगे, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. और एक धोखे वाली इनकम रहती है जो मैंने आपको सिखाई भी थी. इट इज टर्म्ड एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मेरी थंडर छीन ली रौनक अरोरा ने. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, अपने बंदे, चलेगा. ये होता है एनडीपी एट एफसी, सबको मिला के जो आंसर आता है. नाउ अगर मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है. इसके अंदर जो पूरा आंसर आया था एनडीपी एट एफसी, टोटलिटी में जो आंसर आया था मेरे पास, इसमें मुझे प्लस कर देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है. उससे मेरा पूरा आंसर आ जाएगा. तो ये आपके पास नोटेड होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए. ये मैंने आपको याद करा दिया, दोबारा से एक बार याद दिला दिया, सो दैट आप भी थोड़ा माइंडसेट लेके कर सको. लॉजिकल बात है. आज मैं चाय पी रहा हूँ, यू नो. धोखा रह गया, धोखा. प्रॉफिट, बिल्कुल सही, प्रॉफिट. तो यार ये हो गया. NNP एट FC अपना आ गया है, नेशनल इनकम आ गया है. अब मैं आपको इसके आगे की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ. जैसे मैं आपको सिखा चुका था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है वो 3 चीज़ों का मिक्स होता है. सबको याद होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल्स टू होता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ये आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. मैं कॉम्पनसेशन को एक बार फिर से लिख रहा हूं, कृपया करके चेक कर लीजिए और सब लोग मेरे साथ लिखेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. और मैं ये भी बता देता हूं, ये टॉपिक आज अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो परेशान मत होना, लेकिन नो शॉर्टकट. सैलरीज एंड वेजेस
इन कैश, प्लस करेंगे हम इसमें सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, और लास्ट प्लस करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये आपको कॉम्पनसेशन में बता चुका था। अब एक और चीज होती है, आप क्वेश्चन में एक चीज और फेस कर सकते हो, और कृपया करके उसको नोट डाउन कर लो। उसे नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ व्हाट द हेल इज ऑपरेटिंग सरप्लस? कई बार क्या होता है, आपको पूरे क्वेश्चन में, सब लोगों का ध्यान यहां होना चाहिए, फोकस होना चाहिए स्क्रीन पे। कई बार आपको क्वेश्चन में मिक्सचर दिया होता है, दैट मीन्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार चीजों का मिक्सचर दिया रहेगा। यानी ये चार चीजें जो हैं वो चारों चीजों का एडिशन दिया होगा। पार्ले जी वाला भाई साहब, मुझे आपका फोकस चाहिए। कई बार क्वेश्चन में चार चीजों का कॉम्बिनेशन दिया होगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और उसको नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी रेंट प्लस इसके अंदर रॉयल्टी भी है, प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट भी है। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाता है, और फिर अलग से आपको रेंट भी लिखा हुआ दिख रहा है या अलग से आपको इंटरेस्ट भी लिखा हुआ दिख रहा है, फिर उनको काउंट नहीं करना है। आप ऑपरेटिंग सरप्लस ले लो और ये मान के चल लो कि आपको वो पूरा कंटेंट मिल चुका है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, पूरे जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर हो चुकी है। तनिष्क कार्तिक ने आपको प्रीवियस लिंक पूरे भेज दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस तो हो गया, ठीक है। अब एक होता है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट, लेकिन एक होता है कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं है। होता क्या है, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली ये होता है जो कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जिससे आप सरप्लस जनरेट करते हो। अगर मैं इसको बहुत बेसिक तौर पे समझाऊं तो इसके अंदर सैलरीड इनकम नहीं आती है, जो आपकी सैलरीड इनकम है, और मिक्स्ड इनकम आपकी नहीं आती है। इसके अलावा बाकी ये माना जाता है कि ये कोर प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, कोर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कोर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब ये की इनपुट्स हो जाते हैं अगर मुझे प्रोडक्शन करना है। मैं अगर सैलरीज को हटा दूं, यानी मैं सैलरीज एंड वेजेस को हटा दूं और मिक्स्ड इनकम को हटा दूं, इसलिए उसे ऑपरेटिंग सरप्लस नाम दिया जाता है, मतलब प्रोडक्टिव सरप्लस नाम दिया जाता है अगर ऐसे बोला जाए तो। आगे मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बात बताने वाला था, एक इतिहास सा थोड़ा सा बताने वाला था कि अगर आपने एज अ बिजनेस नेट प्रॉफिट अर्न किया तो उसके बाद होगा क्या, आपको ये तो पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमाया तो बस नेट प्रॉफिट पूरा हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बिजनेस, सब लोगों का कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए मुझे यहां पे, आई रियली नीड इट। एक बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 लाख रुपीस। बिजनेस सबसे पहले उस नेट प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करता है, मैं आपको सिखा चुका हूं, यही फायदा है जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि इस साल से अकाउंटेंसी के अंदर अगर एक बिजनेस टैक्स पे करता है तो उसे सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बोला जाएगा, उसे पूरा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोला जाएगा, या फिर स्लैश करके अगर एक और नाम देना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी अकेला बोल सकते हो, क्योंकि आपके नेशनल इनकम के अंदर उसको कॉर्पोरेट टैक्स ही शो किया गया है। तो मैं एक बार फिर से शुरू से बोल रहा हूं, कशिश छाबड़ा ने क्योंकि बोला है, एक बिजनेस अगर नेट प्रॉफिट कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस नेट प्रॉफिट को अपनी छाती से चिपका के रख लेता है। बिजनेस ऐसा नहीं कर सकता है। बिजनेस को चाहिए कि उस प्रॉफिट को किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करें, कहीं ना कहीं पे तो यूज करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कि नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस होता है। सो इफ यू हैव अर्न्ड नेट प्रॉफिट, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अब बाबा जी की बातें समझ में आ रही होंगी कि बाबा जी ने नेशनल इनकम चालू किया, उसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आ रहा है। बाबा जी ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू किया है, उसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आ रहा है। मैंने बोला क्या था, फर्क इससे नहीं पड़ता कि टीचर तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, फर्क इससे पड़ता है क्या वो स्टडीज को इंटीग्रेट कर सकता है कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन सब के अंदर टॉपिक्स थोड़े थोड़े सेम चलते रहे, सो दैट बच्चे को सब समझ में आता रहे। सो नाउ इफ आई एम राइटिंग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ओवर हियर, यू आर इजीली अंडरस्टैंडिंग कि भैया जो फंडा है वो अकाउंट से निकल के आया हुआ है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता क्या है।
यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। नेट प्रॉफिट अभी अपन ने अकाउंट्स की क्लास में किया था, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग मैंने तुम्हें सिखाया था कि अकाउंट्स की क्लास में ऑपरेटिंग क्या होता है। सरप्लस सिखाया था क्योंकि मैंने तुम्हें बैलेंस शीट सिखाई थी। सो यही रीज़न है कि अपन नेशनल इनकम को लेके चल रहे हैं और साथ में अकाउंटिंग में एनालिसिस वाली बुक को लेके चल रहे हैं, सो दैट तुम अपने कंफर्ट जोन में रह के चीज़ें स्ट्रांगली सीख सको। तभी एवरेज 50% वाला बच्चा 100% अचीव करता है, 95-96% तक जाता है अगर ऐसे पढ़ाई करते हो। सो अगेन स्टडीज डजंट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट मैटर्स इज हाउ स्ट्रेटेजिकली यू स्टडी, हाउ स्मार्टली यू स्टडी। हार्ड वर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है, और जो स्मार्ट वर्क जानता है वो हमेशा आगे रहता है। तो इतने लेक्चर के बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। कल ही की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक हमने की थी उसमें हमने क्वेश्चंस में क्लियरली किया था कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो मान लो टैक्स मैंने 20,000 का माइनस किया, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि माइनस होता है, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा 80,000 रुपए का। मैंने प्लान किया कि यार मेरे शेयर होल्डर्स भी हैं, बीइंग अ कंपनी बाहर के लोगों ने भी बहुत सारा पैसा लगा रखा है मेरे बिजनेस में। मैंने क्या किया, सिंपली उठाया और कुछ डिविडेंड पे कर दिया मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि उन्हें भी खुश करना है। जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं अगर मैं उनको प्रॉफिट शेयर करूंगा उनके साथ जाके तो उन्हें खुशी होगी, चलो यार हमारा पैसा जो लगाया हुआ है वो वर्थ इट है। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनने पैसा लगा रखा है और कंपनी उनके साथ प्रॉफिट शेयर करती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन शेयर होल्डर्स को, बाहर के लोगों को, पब्लिक को जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है हम उसमें से उसको डिविडेंड बांट देंगे। से फॉर एग्जांपल हमने उनको 25,000 रुपीज डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड भी पे कर दिया। क्या मुझे कोई बताएगा डिविडेंड पे करने के बाद, यहां पे मुझे टाइपिंग चाहिए, जल्दी से बताओ कितना अमाउंट बचेगा इफ आई हैव पेड डिविडेंड 25,000। आई नीड टू नो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं। 55,000 बचा, तो ये जो 55,000 बचा है ना, ये कंपनी अपनी छाती से चिपका के रख लेगी। कंपनी बोलेगी कि हम ये किसी को नहीं दे रहे, ये हम अपने पास रखेंगे, ये हमारे पास ही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू सेव। हमें भी सेव करना जरूरी है, हम सेव नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई जी। तो जो पैसा बच गया उसको नाम दिया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसका एक और नाम आपने सुना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स। सो हुआ क्या, शुरू से दिखवा देता हूं मैं एक बार, जो मैंने नेट प्रॉफिट के साथ यहां पे चमत्कार किए। कृपया करके सब देखिए और सब समझिए। मेरे पास नेट प्रॉफिट था 1 लाख का। सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले टैक्स पे करना था। आई हैव पेड द टैक्स 20,000 रुपीज। बचा मेरे पास 80,000। आई थॉट कि मुझे अपने डिविडेंड मेरे को अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी पैसा शेयर करना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट शेयर करके दे दिया, और वो प्रॉफिट था 25,000। मैं कहा चलो थोड़ा सा प्रॉफिट तुम लोग भी रख लो। कंपनी के पास जो पैसा बचा वो कहलाया 55,000, और वो 55,000 कहलाया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। हर्ष कश्यप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिविडेंड माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है बेटा। प्रॉफिट आ गया मतलब प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होता है, उसके बाद वो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है टैक्स माइनस करने के बाद हर्ष, उसको हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं देना है तो हम अपने पास बचा के रख लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, तुम सबसे, मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊंगा और मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कंपनी ने एक्चुअल में कमाया कितना? और बहुत होशियारी से आंसर देना, घुटने से आंसर किसी ने दिया ना तो देख लेना। रिजर्व्स नहीं हुए हैं, अब वो रिजर्व्स हुए हैं जो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे। डेजी, जो आपका सवाल है, स्पेसिफिक रिजर्व्स माइनस हो चुके होंगे जो कि लायबिलिटी क्रिएट करते हैं वो वाले, तो वो बेसिकली लायबिलिटी हैं, तो वो चार्जेबल रिजर्व्स हैं बेसिकली। नहीं, मैंने आशीष भाई, नकली आशीष भाई, मैंने ये नहीं बोला कि वो डिविडेंड दिया तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है आशीष भाई, वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। डिविडेंड ये 25,000 है आशीष भाई, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये 55,000 है, 55,000। सो आई एम क्लियरली आस्किंग यू हाउ मच अमाउंट द कंपनी अर्नड। याद रखना, बहुत अच्छे से आंसर देना। अभी गुप्ता ने आंसर दिया है 80,000। 80,000, अच्छा तुम लोग मेरा क्वेश्चन सुन रहे हो कि नहीं? मानिक दास ने बोला है 1 लाख रुपए। ठीक है, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं।
मुझे मिक्स्ड आंसर्स मिल रहे हैं। मेरा फिर से क्वेश्चन सुनो, अगर नहीं सुन पा रहे हो तो। आई एम आस्किंग यू हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन अर्नड बाय द बिजनेस। डेजी ने सही किया है, जुनेजा साहब ने भी 1 लाख आंसर दिया है, वत्सल 1 लाख रुपीज़, सागरिका 1 लाख। यस, याद रखना जो आप इनकम अर्न करते हो उसी पे टैक्स पे करते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो सब लोग याद रखना, एक लाइन लिख लो, टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन इनकम अर्नड, ये लाइन लिख लो। सो आंसर आपका फेरू भाई साहब, आंसर आपका 1 लाख रुपए होगा। आंसर आपका 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं अर्न कितना किया, मैं ये नहीं पूछ रहा टैक्स के बाद आपके पास कितना बचा। मेरा क्वेश्चन क्लियरली सुनना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछता हूं। आई वॉज ऑलवेज आस्किंग कि हाउ मच यू हैव अर्नड, डजंट मैटर उसके बाद क्या है क्या नहीं है। सो यू हैव अर्नड एक्चुअली 1 लाख रुपीज एंड ऑब्वियसली वॉट एवर यू हैव अर्नड यू पे टैक्सेस ऑन दैट ओनली। सो आपका आंसर है 1 लाख रुपीज। सबको यहां तक समझ में आ गया या नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना, यस और नो। माही तुम बिल्कुल सही हो। मतलब कोई भी तुमसे कभी पूछे माही तुमने जॉब करना चालू कर दिया, तो कोई तुमसे पूछता है तो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो माही तुम सैलरी एक्चुअल बताओगी, कभी भी टैक्स माइनस करके नहीं बताओगी। दैट इज नॉट लॉजिकल ना यार। तुम हमेशा अपनी सैलरी बताओगी, अच्छा मेरा 8 लाख का पैकेज है, कभी ये नहीं बताओगी 8 लाख माइनस 2 लाख का मेरा टैक्स तो 6 लाख का पैकेज है। नहीं माही, आपसे पूछा जा रहा है आप अर्न कितना करे हो यार, तो उस हिसाब से आप आंसर दोगे। बहुत ही शानदार मेरे होशियारों। अरे ईशू भाई थैंक यू सो मच भाई, इतने प्यार के लिए भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो यार अगर आप मुझसे पूछो कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है, ये फॉर्मूला देखिए आप लोग, इसमें जो प्रॉफिट आया है आखिर ये कौन सा है, तो सिंपल सा आंसर है इसका, ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर टैक्स वाला है, ये वाला प्रॉफिट। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी आपको नेट प्रॉफिट ना लिखा दिखे, मान लीजिए इन केस आपको नेट प्रॉफिट नहीं लिखा दिखा, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालना फिर आपके लिए आंसर बहुत आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन में ढूंढना चालू करोगे, सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें ऐड कर दोगे आप डिविडेंड, और उसमें आप ऐड कर दोगे रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर अलग नाम से दिया होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब एक ही चीज़ दी होगी, या तो रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है बस। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक आध चीज़ जो भी लिखी दिख जाएगी, अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो। सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे देखो, जो मैंने क्वेश्चन का पहले लिख लो, फिर मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। सीधी बात है, नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो नेट प्रॉफिट 3 चीज़ों से बना हुआ है, जो कॉर्पोरेट टैक्स चला गया वो, जो डिविडेंड चला गया वो, जो बच गया वो। अगर मैं तीनों चीज़ों को प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। अगर डेजी मैं बहुत क्लियरली तुम्हें बोलूँ ना, ये चीज़ जो तुमने मुझे अभी पूछी है कि अक्सर अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व हो वुड बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट वाली चीज़, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि एक्चुअल में डेजी ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इसके अंदर। जो जनरल रिजर्व वगैरह है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का ही पार्ट है बेटा। यू नो दैट इज अ बेनिफिट व्हेन एन अकाउंट्स टीचर टीचेस यू इकोनॉमिक्स, बिकॉज बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये लिख लिया। तो मैं आपको दूसरी चीज़ बता सकता हूँ, अगर कोई बिना किसी कॉफ़ी के, बिना किसी चाय के या बिना किसी शेक के बैठा हुआ है तो आई एम सो सैड फॉर यू। माहौल बनाने का बहुत बड़ा चांस तुमने मिस कर दिया। यहाँ जितने लोगों की वॉचिंग आ रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई ड्रिंक साथ में लेके बैठना, बिकॉज इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ गुड इन्वायरमेंट, यू नो, अ गुड फीलिंग। यू फील गुड क्योंकि तुम वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। अरे मृदुल भाई बिल्कुल समझाऊंगा ना। मृदुल भाई देखो, आप, मैंने जो आपको पूरा ये क्वेश्चन करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। जो नेट प्रॉफिट से लेकर यहाँ से शुरू किया था मृदुल भाई हमने, और फाइनली जो हमारे पास पैसा बचा था मृदुल भाई, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता था यार। ठीक है, तो होगा क्या, मुझे आंसर निकालने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए होता है मृदुल भाई। ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल पैसा अर्नड है। अब वो निकालने के लिए क्या करूं, अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा मृदुल भाई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बचा हुआ था 55,000, जो डिविडेंड था 25,000 और जो कॉर्पोरेट टैक्स था 20,000, इन तीनों को मृदुल भाई अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका 1 लाख रुपीस का आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, जो भी चीजें मैंने माइनस की थी या जो भी लेफ्ट ओवर था, मैंने सबको प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो आया वो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीस का। और मुझे 1 लाख रुपीस क्यों लेना है मेरे मृदुल भाई, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि हम वो प्रॉफिट लेके चलते हैं जो एक्चुअल में हमने अर्न किया है, क्योंकि इकोनॉमी इनकम मेथड के अंदर, फिर से बोलता हूं, इकोनॉमी इनकम मेथड के अंदर ये जानना चाहती है कि हाउ मच अमाउंट यू हैव एक्चुअली अर्नड, व्हाट इज योर इनकम। सिंपल सी चीज। कोल्ड कॉफी गुड,
वह माहौल नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? मतलब सीधी सी बात है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट एक्साइटेड इनफ इफ यू हैव नॉट टेकन एनी शेक और मे बी चाय और मे बी कॉफ़ी. यू नीड टू हैव अ प्लेस, अ कोजी इन्वायरमेंट जहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये चाय कॉफ़ी लेके सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि अच्छा इन्वायरमेंट बना सके. है अनुरीत ने भी डीपी चेंज कर ली. वेरी गुड बेटा अनुरीत, है ना. नेगी साहब जेल में बंद है और तुम बिल्कुल एकदम नई डीपी लेके बैठे हुए. ऐसे कैसे चलेगा? सचियार भाई को देखो, एक डीपी कांस्टेंट चल रही है उनकी. मोहम्मद सैम को देखो, एक डीपी कांस्टेंट चल रही है. सचियार भाई से कॉम्बो में बैठे हुए. रिवर्स कर देंगे सबको. देवांश भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. डिविडेंड इज द अमाउंट विच इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स. हाँ वेदांत बिल्कुल सही है, बस डिविडेंड की स्पेलिंग गलत है वेदांत. हाँ भाई मैं खुद बनाता हूँ चाय भाई, क्योंकि मुझे किसी मम्मी के हाथ की चाय पसंद आती है, लेकिन उनसे बोलो तो वो मना कर देती है मुंह पे, तो बेइज्जती हो जाती है, तो फिर खुद बनानी पड़ती है. नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं. सर अगर नेशनल इनकम ढूंढते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है. रौनक भाई ने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है. टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते तो टैक्सेस को क्यों लेते हैं? वही तो देखो यार रौनक भाई, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती टैक्सेस माइनस कर दिए. मैंने यही सिखाया ना कि टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, लेकिन देखो यार रौनक भाई, मैंने टैक्सेस माइनस कर दिए फिर भी ज़बरदस्ती. तो वो तो गलत किया ना मैंने. अब उसको सुधारने के लिए क्या करूं? जो टैक्सेस माइनस किए थे उनको दोबारा प्लस कर दो. इसलिए ऐसा करना पड़ता है यार. चलो सबको समझ में आ गया? बहुत शानदार. फेरू मैं नहीं जानता, तुम्हें यहाँ पे शेक लेके या फिर चाय लेके या फिर कॉफ़ी लेके बैठना पड़ेगा, नहीं तो सिंपली दूध पीना चालू करो. ऐसा नहीं है, देयर शुड बी सम हॉट और कोल्ड ड्रिंक. इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट फेरू यार, इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट. अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ. मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, किसका अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी जा सकता है. अनीश वो वैल्यू एडेड मेथड है, वो मैंने अभी करवाया नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं. तुम अजीब अजीब भयानक बातें मत किया करो प्लीज़. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं और आप वो क्वेश्चन करेंगे. और कृपया करके एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा. और इन केस अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और तुम्हें लगता है यार ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, या तो मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, या तुमने कभी मेरे मुंह से सुना नहीं, तो भाई सिंपली तुम इसको इग्नोर करते हुए चलोगे. ये एडवाइस है मेरी, बाकी तुम्हारे ऊपर है. It's social security contribution. And I want you to write the questions as clean as possible. अब सब दिख जाएगा आपको. ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके लिए. आराम से देखो, आराम से क्वेश्चन करो, पूरा टाइम लो, कंफ्यूज मत होना, डरना मत, कंपटीशन मत करना. याद रखना किसी भी चीज़ की शुरुआत में कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन एंड में ही होता है. एंड दिस इज़ योर स्टार्टिंग. जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी से कंपटीशन नहीं है तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारा खुद से है. पहला कंपटीशन यही है कि पहली बार में आंसर सही आना चाहिए, भले ही टाइम लगे. शुरू हो जाओ. Much later. क्वेश्चन करता यही है, क्वेश्चन आपको तोड़ के रख देता है. क्वेश्चन आपको देख के लगता है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन जब एक बार गहरी सांस लेके अपने कंसेप्ट्स पे थोड़ा सा फोकस करो कि यार शिट ये तो मैंने सीखा हुआ है, तो अपने आप सब समझ में आने लगता है. क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है. अभी जब मैं डिस्कस करूंगा प्रीति तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. मानसी जुनेजा का भी आंसर आ गया है, पलक का भी आ गया है, ठीक है. ऊपर डेजी का आ चुका है, मृदुल का आ गया है, चलो सिंगला साहब का आ गया है. सो 270 पे सब लोग स्टिक कर रहे हैं. अविराज का भी आ गया है, ओके गुड. इशू भी, सविता ठीक है, तरुण जय, कोई बात नहीं ना, माही मैं हूँ ना यार, तुम काय को टेंशन ले रहे हो. फेरू भाई भी गलत जा रहे हैं. कहा था फेरू भाई कुछ ना कुछ अच्छी हॉट ड्रिंक लेके बैठो, देखो नुकसान हो गया. गोला, अच्छा कहीं नहीं गया वे गोला सर. अच्छा गोला है यहीं पे, गुड. नेगी साहब कैद खाने के अंदर से बात करते हुए बताते हुए कि आ गया है. नेगी साहब की पिक देख के लग रहा है वो नेगी साहब पिक से ही चिल्ला रहे हैं. आ गया है आंसर. मानिक दास का भी आ गया, गुड यार, गुड 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 गुड, सबका आ गया है. देवांश शेखर, यू आर नॉट टू स्लो, यू आर स्मार्ट, यू चेक एंड यू क्रॉस चेक अगेन दैट यू हैव डन द राइट थिंग. चलो ठीक है, आया समझ, गुड. आर्यन छाबड़ा भी दूसरी दुकान पे बैठे हुए, गलत आ रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब पे भरोसा कर लेता हूँ कि आंसर आया है. फिर भी मेरा काम बनता है एक बार बताना, और आप लोगों का काम बनता है एक बार चेक करना. तो कृपया करके एक बार चेक करिए. तो जहाँ तक मैं रिकॉल कर सकता हूँ 1 लाख रुपीज़ तो लेना चाहिए. क्यों 1 लाख रुपीज़ लेना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, जिन्होंने भी मेरी क्लास बहुत ध्यान से देखी है, कि वेजेस एंड सैलरीज अगर सिंपली भी दिया होगा तो हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इन कैश दिया होगा. तो वेजेस एंड सैलरीज अगर आ गया 1 लाख रुपए, तो मुझे उसमें एक और चीज़ जो लेना है वो है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम.
तो जब मैं सेकंड वाला देखता हूं पॉइंट, तो मुझे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिख जाता है। अगर उसके आगे नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, तो मैं हाइपोथेटिकली मान के चलूंगा कि भाई वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो मैंने उसको भी उठा लिया। तो भैया मुझे ये तो मिल गया। नाउ मैंने जब तुम्हें सिखाया ही नहीं है ओल्ड एज पेंशन के कुछ बारे में, तो तुम ओल्ड एज पेंशन को लोगे ही नहीं। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। ये दो चीज़ें शुरुआत की ले लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये दोनों तो ले लेंगे क्योंकि ये दोनों मैंने तुम्हें सिखाया है। ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे क्योंकि मैंने नहीं सिखाया। फ्लड रिलीफ भगवान जाने क्या होता है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा नेशनल इनकम में इनकम मेथड करते हुए, तो मैं तो डर गया, मैंने लिया ही नहीं। फिर मैंने तुम्हें इंटरेस्ट इनकम सिखाया है, ले लेंगे बाकायदा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने क्या तुम्हें इसके आगे एक और चीज़ दी हुई है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट करके, मैंने क्या कुछ ऐसा सिखाया तुम्हें? नहीं। तो भैया इसका भी मुझे नहीं पता, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट इनकम तो सिखाया है, लेकिन गवर्नमेंट पेड बाय गवर्नमेंट कुछ सिखाया है नहीं, तो मैंने इसको नहीं लिया। फिर रेंट इनकम, भैया वो तो आएगा, रॉयल्टी भी आता है ऐसे तो, जैसे सुनीता चौधरी जी ने बोला है कि रॉयल्टी भी आता है। अब जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या करें? वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट वी कैन नॉट। सो इसलिए रॉयल्टी तो छोड़ दो, लेकिन रेंट लेना है क्योंकि हमें मालूम भैया रेंट लिया जाता है। फिर डिविडेंड, डिविडेंड भी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको डिविडेंड लेना पड़ेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना पड़ेगा, और अगर कहीं टैक्स दिया है तो वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो टैक्स दिया ही नहीं है, तो भैया इसलिए टैक्स नहीं लेंगे हम। और क्या करें? बिल्कुल नहीं लेंगे। और गोला तुम क्लास छोड़ के गए भी तो तुम बहुत मार खाओगे, इसलिए तुम जा ही नहीं सकते हो। गोला और फिशी का उसने नाम ही चेंज कर दिया। और भैया लास्ट में धोखा लेना तो जरूरी है। जो भी लास्ट क्लास देख के हमारे आ रहे हैं उन्हें पता है कि धोखा होता क्या है, यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो लेना ज़रूरी है। आप जैसे ही इन सबको प्लस कर देंगे, अगर आप मेरे पास यहाँ पे देखें तो आपके क्वेश्चन में ही सीधे सीधे आंसर छुपा हुआ है। आपको इसके अलावा इसके आगे पीछे कुछ करना ही नहीं है, और मेरे ख्याल से इसके बाद आंसर आ जाएगा 2,70,000 रुपीज़, करोड़ आगे लगा देना। रिद्धदीप एक कदम आगे जाते हुए बताते हुए ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। मोहम्मद सैम का भी आंसर आ गया। अब बताइए यार, चंदनदीप भाई, सचियार भाई, सचियार का तो खैर आ गया आंसर, नहीं मोहम्मद सैम का है। बताओ यार, कशिश अरोरा बताओ आंसर आ रहे हैं कि नहीं? डेजी, सवाल का आंसर उतना ही सिंपल है, इंटरेस्ट इनकम मतलब सारे इंटरेस्ट की इनकम इसके अंदर आ गई, गवर्नमेंट प्राइवेट सब कुछ सब आ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो हम अलग से सेम क्यों उसको अलग से ले? इंटरेस्ट इनकम मीन्स इट कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग, डजंट मैटर व्हाट, इंटरेस्ट इनकम इज एवरीथिंग। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हुए, बहुत ही तत्परता से करते हुए कशिश अरोरा ने भी जवाब दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। प्रथम गुलाटी का भी आंसर आ गया। मेरे फेरू भाई साहब भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। सोनी साहब हो सकता है मैंने आपका भी, सविता सोनी साहब मैंने हो सकता है आपका आंसर भी दे दिया हो, आपको समझ में आ गया हो। आप लोग तो क्वेश्चन पूछो, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इट फील्स लाइक आई एम अलाइव। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे कोई चैलेंज कर रहा है, ऐसे पूछा करो क्वेश्चंस, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। कोई क्वेश्चन ना पूछे ना तो ऐसा लगता है अपन ही डेढ़ होशियार हैं, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बनने में। सो प्लीज़ 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 फॉर गॉड से क्वेश्चन पूछा करो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 10 एडजस्टमेंट्स थे, बेसिकली इसमें 11 एडजस्टमेंट्स हैं। रिया पांडे, आज मेरा नेटवर्क अच्छा है। सो इसमें बेसिकली 11 एडजस्टमेंट्स होंगे और हम वो 11 एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई, श्री गणेश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मेरे साथ साथ सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज। नहीं शार्दुल भाई देखो यार, जो इंसान जानना चाहता है उसके लिए कोई हंसने वाली बात ही नहीं होती। शार्दुल भाई देखो क्या होता है, कंपनी जब पैसा कमाती है तो कंपनी में पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है। हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो वो जो कंपनीज होती हैं, अगर उनमें आम जनता ने भी पैसा लगाया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी का ये एक तरीके से कंपनी के ऊपर बर्डन सा है। वैसे तो बर्डन नहीं बोलते, बट ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ बेसिक लायबिलिटी ऑन द कंपनी on the moral grounds that if the public has invested the money, even that public should get the amount of profit which the company has earned. क्यों? क्योंकि पब्लिक अगर पैसा लगा रही है तो ऑब्वियसली पब्लिक चाहेगी कि उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिले। तो जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट देती है पब्लिक इन जनरल को, उसको नाम दे दिया जाता है डिविडेंड। माही, एनडीपी एट एफसी आया ना बस, मानसी ने भी यही सेम चीज़ पूछी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसी को हम एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेफा के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन बोल रहा था नेशनल इनकम निकालो, तो हमने नेफा को एज्यूम कर लिया, जीरो है। पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे अच्छा लगा तुम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बोला कि ये तो एनडीपी एट एफसी हुआ ना। दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट मीन्स यू आर कीपिंग एन आई, यू आर मेकिंग श्योर कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्टिव रहो ऐसे यार और पूछते रहो।
जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है नेफा तो उसको मान लिया 0। वेरी गुड यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। दैट मीन्स यू आर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग। तो चलो भाई, यहाँ पे हम वेजेस एंड सैलरीज की बात कर रहे हैं। वेजेस एंड सैलरीज आपको दिया हुआ है नाउ यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगर कुछ है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, आई एम ऑल विलिंग टू आंसर। सोशल सिक्योरिटी, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू S3। नाउ S3 यू नो इट्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सो दैट इज 50,000 रुपीज़। नाउ थर्ड इज पेंशन, दैट इज 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज फ्लड रिलीफ। जैसे ही मैं फ्लड रिलीफ लिख रहा हूँ आधे लोग बोलेंगे हैं छोटा भाई, है छोटा भाई, हमें पता है ये आएगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है छोटा भाई चलता है। आई नो आधे लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा, ये तो लेना ही नहीं है, ये तो लेना ही नहीं है, बाबा जी तेज चल रहे हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इज नेक्स्ट। $4,47,000 डीजी साहब ने थोड़ा सा चेंज करके 4,48,000 लिखा है, ठीक है। कशिश अरोरा साहब चेक कर लो एक बार अच्छे से, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। गोला साहब ने बोला है सीधे सीधे 4,48,000 लॉक कर दो। नीतू ने भी बोला है 4,48,000, माही 4,48,000 पे हैं, ठीक है। 4,10,000 हर्ष भाई, देखते हैं यार, देखते हैं, चेक करते हैं भाई। मानसी का भी आंसर आ गया 4,48,000। अनुरीत 4,80,000, अनुरीत थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा 4,80,000, 4,48,000। कशिश क्या बात है, मृदुल भाई, प्रणीता का भी आ गया, गुड गुड प्रणीता, चल रहे हो तुम भी लाइन में, मतलब बहुत ही शानदार। कवित 4,48,000, सागरिका सिंह 4,48,000, गुड। 4,48,000 के फाइनल आर्यन छाबरा ने बोला है। अविराज 4,48,000, ओके ओ गुड गुड गुड। पलक गिनी आ गए, पलक भाई आप भी आ गए। नेगी साहब जेल से सीधे हवाला देते हुए 4,48,000। अभी गुप्ता इज़ 4,48,000, गुड। फेरू साहब 4,48,000, सब 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 सब। चलो तो ये बता दो, किसी को नहीं समझ में आए तो फिर मैं सॉल्व करूं, वरना तो तुम लोग महान हो, कर ही लिया है तुम लोगों ने। ऋषु सोनी भाई, नहीं मैंने बिल्कुल आंसर इग्नोर नहीं किया, आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो भाई। आपका आंसर आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सबके आंसर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच यार। अमन भाई का भी आ गया है, अच्छा गलती से हो गया था, ठीक है भाई। तो यार ऋषु भाई एक बार फिर से बताओ आंसर कितना आया है। अच्छा गलती से बोल दिया था तरुण जय भाई ने भी। उदय प्रकाश, चंदनदीप 4,48,000, ठीक है क्लियर, ओके गुड। वेदांत भाई तुम तो कहीं दूर बैठे हुए हो, ऐसा कैसे हो गया, तुम दूसरे मोहल्ले में घूम रहे हो, हम लोग कहीं और पे यार यहाँ पे चल रहे हैं। 4,29,000 तो अलग ही हो गया यार। वेदांत भाई आ गया, गुड। लखन भाई का नहीं आया, चलो यार तो मुझे बताना, मैं एक बार शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं बस चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या लेंगे, तो एक बार सब लोग चेक कर लेना कि वैसे ही किया या नहीं। भाई मुझे जहाँ तक पता है मैं सबसे पहले तो यार वेजेस एंड सैलरीज लूँगा, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज को लिया जाता है। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को भी लिया जाएगा, नेचुरल है, वो भी एक चीज़ है जिसको लेते हैं सैलरीज एंड वेजेस के साथ। फिर पेंशन नहीं लेंगे क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है। फ्लड रिलीफ नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सिखाया नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गई। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जी हाँ मैंने सिखाया तो आपको लेना पड़ेगा। रेंट मैंने सिखाया, लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट नहीं लिया क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट है वो पूरी एज अ होल है, अब चाहे प्लस माइनस मत देखो, वो पूरी इनकम है, इसलिए हम उसी को लेके चलते हैं। डिविडेंड को लिया जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को लिया जाएगा, और प्रॉफिट को कंप्लीट करना है अगर तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी लिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों मिला के मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को मिला के नेट प्रॉफिट आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम को लिया जाएगा। अब फाइनली आपको क्या करना है इसके थ्रू, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, आपको इससे NFIA निकालना पड़ेगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 3,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 6,000, मतलब फीफा माइनस फीटा होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यार इक्वल्स टू ये आएगा आपका -3,000 रुपीज़, और इसको आपको माइनस करना पड़ेगा प्लस करने के बाद भी, लॉजिक समझ में आ रहा होगा। इट विल बी एडेड, NFIA ऑब्वियसली ऐड होता है नेशनल इनकम निकालने के लिए, लेकिन आंसर नेगेटिव है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर आपने इन सब को प्लस करके किया है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिए। शार्दुल भाई एक बार आप भी चेक कर लीजिए, मैं आपके लिए भी वेट कर रहा हूँ। मंजू एक बार चेक कर लो। लखन रघुवंशी भाई मैंने आपके लिए भी कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करनी पड़ेगी यार। नहीं भाई विनीत भाई बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको भी यार, आपका भी आंसर देख रहे हैं। आपका आपने लेट किया होगा रिप्लाई, इसलिए मैं शायद नहीं देख पाया। माही क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? आ गया समझ में, पूरी फीलिंग्स के साथ मैसेज किया गया है, गुड। तो चलो भाई मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।
तुम लोगों ने सबने बहुत अच्छे से कर लिया है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कोशिश करो अपने आप को एंगेज रखने की। अगर आप जितने घंटे जगते हो उसको 70% से ले लो। 70% ऑफ द टाइम जितने घंटे आप जग रहे हो, दैट 70% शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग फ्रूटफुल। कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं है अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती पढ़ाई करने बैठो, बट कोशिश करो कि कुछ ना कुछ करो, ठीक है। अभिषेक गुप्ता, फ्लड रिलीफ कुछ नहीं है। फ्लड रिलीफ मतलब बाढ़ का राहत का पैसा मिलना। अगर बाढ़ आ जाती है कहीं पे तो उसका राहत का पैसा मिलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनीता जी, अगर आपको ये पता करना है कि कैसे आया -3000 रुपीज़ तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ अच्छे से देखनी पड़ेंगी, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ घपला करके आ रहे हैं। तो फाइनली सब लोगों को बहुत सारा प्यार, और बैठ के क्वेश्चंस करना है, कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस निपटा लो जितने क्वेश्चंस हैं। जो भी तुम लोग शेयर करो, संदीप गर्ग से वीके ओरी से जितना भी शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ शेयर करो और सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। मैं ये चाहता हूं कि आज माहौल बना रहना चाहिए, कल दिन में माहौल बना रहना चाहिए, और तुम सब मिलके सारी चीज़ें कर लो। तो चलो भाई, मिलते हैं कल फिर शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।